नमस्कार। योग जीवनचर्या साधक संघ की आज की बैठक में जो साधक आए हुए हैं उनका स्वागत है और उपस्थित साधकों के भीतर उपस्थित दिव्य चैतन्यता को प्रणाम करके आज के नाड़ी परीक्षण एक दार्शनिक दृष्टिकोण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा केवल प्रारंभिक है और चर्चा तो चर्चा ही है। चर्चा एक विचार का आधार मात्र है। इस पर निर्णय लेने की बिल्कुल भी कोई गलती न करें। वैद्यों की अपनी अपनी परंपराएं, अपने अनुभव है नाड़ी परीक्षण करने के। आदिवासियों के अपने हैं, परंपरागत वैद्यों के अपना अनुभव है। यूं हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वैद्य का अपना एक अनुभव होता है। इसमें कुछ समानताएं कुछ असमानताएं होती है, इसीलिए किसी तर्क वितर्क पर अड़े रहना बिल्कुल भी बचपना होगा। यदि आप जानते हैं तो गहराई में जाने की कोशिश कीजिए और नहीं जानते हैं तो फिर मनोरंजन समझकर भूल जाइए। आगे वैद्य जी कहते हैं, सरस्या स्पंदा अस्तु मातृभि षट् पंचाशद्वन्ति शिशो सद्य प्रसूतस्य पंचाशदनन्तरं चत्वारिंशतं स्पन्दा षट्त्रिंशत् यौवने तथा प्रौढे यस्यैकोन त्रिशत्यशु वार्धक्ये अष्टौ-च-विंशति। अब जो यहाँ पर बताया गया है कि नाड़ी की संख्या कितनी हो सकती है, तो वैद्य जी कहते हैं नाड़ी के फड़कने की संख्या के विषय में बताते हुए कहते हैं कि 60 दीर्घ अक्षर उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसको नाड़ी की स्पंदन संख्या कह सकते हैं और यह 56 बार हो सकती है। इसके उपरांत यदि आयु बढ़े तो 50 से 40 बार होती है। यौवन अवस्था में 36 बार, प्रौढ़ अवस्था में 29 बार, बुढ़ापे में 28 बार एक पल में नाड़ी फड़कती है। तो नाड़ी के फड़कने के विषय में बताया गया। यदि कोई वैद्य किसी रोगी की नाड़ी देख रहे हैं तो नाड़ी पर वैद्य उंगली रख करके और मन ही मन 60 तीर्थ अक्षरों का उच्चारण करें और संख्या गिनते जाएं कि कितने बार नाड़ी फड़कती है और उस पर वे अपना अनुमान लगा सकते हैं और लगाते भी हैं। आगे कहते हैं, पुंसो अति स्थ वीरस स्योरिक त्रिदशत परम योषिताम पुरुषाणास स्पंदा तुल्या प्रकृतिर्थिता प्रौढ़ानाम रमणीया द्वैधिका सम्मते बुधे। अब यहाँ पर वैद्य जी कहते हैं कि जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ती है अर्थात वृद्ध व्यक्ति, तो नाड़ी की संख्या में भी परिवर्तन होता रहता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और वृद्धावस्था में स्त्रियों और पुरुषों की नाड़ी समान भी हो सकती है और कहीं कहीं पर अलग भी हो सकती है। तो यह एक अनुमान लगाया जा सकता है कि
प्रौढ़ पुरुष की स्पंदन संख्या एक पल में 29 बार होती है और प्रौढ़ स्त्री की नाड़ी का स्पंदन 31 बार होता है। तो ये आंकड़े जो है यह एक अनुमानित वैदिक अनुभव जो लिखा हुआ है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि युवा पुरुष की नाड़ी एक पल में 29 बार और युवा स्त्री की 31 बार होती है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हम ये कहें कि इतना स्थिर नहीं, अनुमान था। आगे कहते हैं 10 गुरुवाक्षर 4 काल प्राण प्रात्मक तैपल स्यातु तत् षडस्य दंड इत्याभिधीयते। एक दीर्घ वर्ण उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसको एक मात्रा कहते हैं। 10 मात्रा का एक प्राण, 6 प्राण का एक पल और 60 पल का एक दंड होता है और एक पल का 60 भाग और उसमें एक भाग को विपल कहते हैं, उसी को मात्रा कहते हैं। तो ये थोड़ा गहराई से सूक्ष्म चिंतन और अभ्यास के बाद ही समझा जा सकता है। आगे कहते हैं स्वस्थानाम देहिनाम देहे वयोवस्था विशेषतः प्रभन्ति यथा नाड्यास्तद संख्यान मिहोच्यते। अब इसमें कई मतों में थोड़ा अंतर भी है। स्वस्थ पुरुष के शरीर की आयु की अवस्था जिस प्रकार से होती है जैसे उस नाड़ी के विषय में लिखा जाता है, लेकिन यह अलग अलग हो सकता है और पहले भी बताया गया है कि देश काल वातावरण स्थिति परिस्थिति आयु इन सब का ध्यान रखें। तो ये आंकड़े घट बढ़ सकते हैं। यह वैद्य का अपना अनुभव होता है, वैद्य की अपनी तपश्चर्या होती है, वैद्य का अपना योग चिंतन होता है, वैद्य का अपना दिव्य अनुभव कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो मतांतर होना स्वाभाविक सी है, लेकिन वैद्य की कुशलता यह विशेष महत्वपूर्ण होती। आगे कहते हैं स्वार्द्वय पल कालो यावत् क्षति जन्मत तावत् प्रकंपते नाड़ी चत्वारिश गच्छति। बालक के जन्म लेने से जितना पल व्यतीत नहीं हो उसी समय में 140 बार नाड़ी कंपन होती। आगे कहते हैं तद्वुर्ह्यानम यावत् सार्ध पलेन सा मुहुर प्रकंपधाते 30 द्वार शतोत्तरम। फिर 1 वर्ष की अवस्था में बालक की नाड़ी एक पल में 130 बार पड़ती है। अब 2 बातें यहाँ पर की गई। यदि किसी बालक ने तुरंत जन्म लिया है तो 140 बार नाड़ी का कंपन होता है और 1 वर्ष में फिर 130 बार हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आगे कहते हैं कि उपारिष्टा दा द्वितीय यावत् काले शरीरेण तत् प्रकपन्ते नाड़ी दशाधिशतम वर्ष दिन से लेकर जब तक यह बालक 2 वर्ष का होता है। कहने का तात्पर्य कि 1 वर्ष समाप्त हुआ और बालक दूसरे वर्ष में प्रवेश किया और दूसरे वर्ष का पूर्ण हो जाता है, तब तक उसकी नाड़ी की गति की संख्या 110 हो जाती है। अब देखिए कितनी अच्छी बात इसमें है कि बालक ने जन्म लिया 140, 1 साल में 130, दूसरे साल में 110। इस प्रकार वैद्य का अपना अनुभव बता रहे हैं। आगे कहते हैं तत् स्त्री वत्सरम व्यापन देही नाम धमनी पुनः मुहु प्रकपन्ते तद स्वार्द्वय पलेश्यतम। फिर 2 वर्ष के उपरांत बालक 3 वर्ष का होता है तो नाड़ी की संख्या 100 हो जाती है।
आगे ततस्वात् मार् द्वावर्षन्नावति स्यात् व प्रवीपनम धम्नास्त स्मृतिकाले प्रत्यक्षादयानुभूते। 3 वर्ष का यदि बालक हो गया, 3 से 7 वर्ष तक की आयु में 90 बार चलती है, ऐसा वैद्य जी कहते हैं। अब आगे बताते हैं कि तत्चतुर्दशम तावत पंचशीति प्रवेपनम त्रिंशद्वयम भिव्यात् ततोशीत प्रकृतिकम शतावत्सरम व्याप्यम कंपनम पंचसप्तति ततो शीतो प्रकटितम पश्वारम प्रवेपनम। फिर 7 साल से लेकर 14 वर्ष की अवस्था तक जीव की नाड़ी 85 बार तड़पती है। 14 वर्ष की अवस्था से 30 वर्ष तक 80 बार तड़पती है और 30 वर्ष के उपरांत 50 वर्ष तक 75 बार कंपन होता है और 50 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के 60 बार कंपन होता है। ऐसा वैद्य को जानना चाहिए। आगे कहते हैं वयो अवस्था क्रमेणैव क्षीयन्ते गतयो मुहुर्मुहु सार्धपले काले नाड़ी नाम उत्तरोत्तर। जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ती है, शरीर क्षीण होता है, उसी प्रकार नाड़ी का गमन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यह अनुपात जानना चाहिए। इसलिए प्रारंभ में बताया गया कि यदि नाड़ी देखने वाले वैद्य कुशल होंगे तो आयु की अवस्था के अनुसार नाड़ी के फड़कने की संख्या और उसके संबंधित नाड़ियों की गति, आयतन, स्थिति, परिस्थितियों को सूक्ष्मता से, गहराई से, धैर्य पूर्वक, सावधानी से अध्ययन करके ही रोग का आरोप पर निरूपण करते हैं। आगे कहते हैं एव बहुविधात द्रोगात लिंगान बोधिनी नाड़ी नाम च गतिस्तद्वैत काला पृथक पृथक। इस प्रकार अनेक विधि से रोगों से उन्हीं लिंगों को बोधन करने वाली नाड़ियों की गति अलग अलग समय में अलग अलग होती है, जैसा कि हमने पूर्व चर्चा की। स्त्रियों की नाड़ी और पुरुषों की नाड़ी में थोड़ा सा अंतर होता है और शरीर की अवस्था, व्यवस्था, आयु, देश, काल, खान पान, ऊंचाई, मोटाई, वजन, इन सब बातों को बड़ी सावधानी से, सूक्ष्मता से, गहराई से, धैर्य से अध्ययन करने के बाद ही नाड़ी के विषय में कुछ कहा जा सकता है और इससे पहले कुछ भी कहना बचपने से कम नहीं होगा। आगे कहते हैं हृदयस्य बृहदांग संकोच प्राप्यते यदि प्रसार ये तदा नाड़ी वायु नाम रक्तवाहिनी। वैद्य जी कहते हैं कि जिस समय हृदय का बृहदांग संकुचित होता है और खुलता है, उस समय रक्त वाहिनी नाड़ियों की गति पवन के वेग से प्रस्पंदन होती है। ये भी बड़े हृदय में रख लेने वाला तथ्य है। आगे कहते हैं नाड़ी गति क्षीणा भवेन मल विभेद जीर्ण ज्वरा दल्प रक्ता दुर्बल त्वच तादृशी। मल के निकलने से नाड़ी की गति अत्यंत क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार जीर्ण ज्वर से, रक्त की कमी से और दुर्बलता से भी नाड़ी क्षीण हो जाती है। तो नाड़ी की क्षीणता के कारण बताया गया कि यदि बॉडी डिटॉक्स हो गई हो, मल निष्कासन हो गया हो, तो नाड़ी की गति कमजोर हो जाएगी। यदि ज्वर है, बुखार है, तो भी नाड़ी की गति कमजोर है। यदि शरीर में रक्त की कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो भी नाड़ी की गति क्षीण हो जाएगी। और शरीर कमजोर है और व्यक्ति चिंताग्रस्त है, मनोविकारग्रस्त है, कुंठित है, छल कपटी, लोभी, कामुक और दुष्ट दुर्जन है,
तब तो नाड़ी अत्यंत ही क्षीण हो जाती है। आगे कहते हैं, तपर्यंतस्य सृजम देहे व्याघाते गतिर्भेदात् तेजः पुंजा चंचला च दुर्बला क्षीण दीर्घ। आगे कहते हैं कि ये संपूर्ण रक्त वाहिनी नाड़ियां आघात करके और अपनी अपनी गति के भेद से शरीर को रक्त पहुंचाती है। अर्थात नाड़ियां शरीर के प्रत्येक अंग तक रक्त को पहुंचाती है। उनकी गति भेद के विषय में कहते हैं कि किस प्रकार से उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनका नामकरण भी बताया गया, जैसे तेजा, पुंजा, चंचला, दुर्बला, क्षीणदा, धीरगामिनी। ये 5 प्रकार की नाड़ियों की गति होती है। पुनः उच्चारण करते हैं कि नाड़ियों में 5 प्रकार की गति होती है। इसको वैद्य कहते हैं तेज, पुंजा, चंचला, दुर्बला, क्षीणदा और दीर्घगामिनी। तो इस प्रकार से वैद्य नाड़ी परीक्षण करते समय बड़ी गहराई, सूक्ष्मता से, सावधानी से नाड़ी को बार बार दबाकर छोड़कर, पुनः दबाकर छोड़कर, और फिर अनुभव कर सकते हैं कि नाड़ी की गति कैसी है। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, श्रद्धा, स्नेह और विश्वास के साथ भारत की प्राचीनतम आयुर्वेदोक्त नाड़ी परीक्षा से संबंधित दार्शनिक चर्चा को सुना। इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के ऋणी हैं। ईश्वर आपको सनातन ज्ञान के प्रति सदैव जागरूक रखे। आप स्वयं के प्रति जानने के लिए उत्सुक रहे, यही हमारी मनोकामना। किसी भी प्रकार का कोई तर्क वितर्क करने से पहले सनातन की 2 बातें ध्यान रखिए। फल्गु त्यक्त्वा सारं ग्रहीतव्यम्। व्यर्थ को त्यागिए, सार को ग्रहण कीजिए। अनावश्यक तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप करके जीवन, अनमोल जीवन के समय को बिल्कुल मत गवाइए। आपको जो आवश्यक है उसे ग्रहण कीजिए और बचे हुए समय में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कीजिए।